आज की तारीख है 21 नवंबर 2025 और आज भारत में काम करने के तरीके में एक बहुत बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। सरकार ने 29 अलग-अलग दशकों पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 नई श्रम संहिताओं को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हाँ। ये कानून इतने पुराने थे कि कुछ तो आप सोचिए आजादी से भी पहले के थे। तो आज हम इन स्रोतों, प्रेस रिलीज और सरकारी दस्तावेजों को खंगालेंगे और समझेंगे कि कागज पर लिखे इन शब्दों का असल जिंदगी में करोड़ों लोगों के लिए क्या मतलब है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कुछ कानूनों को बदलने या उनकी संख्या कम करने की बात नहीं है। सही। ये भारत के पूरे लेबर इकोसिस्टम को, काम करने की पूरी संस्कृति को 21वीं सदी के लिए तैयार करने की कोशिश है। इन 4 संहिताओं का लक्ष्य सिर्फ नियम बदलना नहीं है, बल्कि एक नया ढांचा तैयार करना। एक नया ढांचा। हाँ, जिसमें कामगारों के अधिकार, उनकी सामाजिक सुरक्षा और कारोबार करने में आसानी, इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। हाँ, आज हम यही देखेंगे कि ये संतुलन असल में कैसे काम करेगा। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन बदलावों की नींव में जो सबसे बुनियादी चीज है वो क्या है? मैंने पढ़ा कि नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर अब जरूरी हो गया है। सुनने में तो ये, अब जानते हैं, बहुत छोटी सी बात लगती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद सबसे बड़े और दूरगामी असर वाले बदलावों में से एक है। अच्छा। हाँ, इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझना भूल होगी। ये भारत के विशाल असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बनाने की नींव है। जब आपके पास एक नियुक्ति पत्र होता है तो आप सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होते, आपकी एक वित्तीय पहचान बनती है। आप उस पत्र के आधार पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सही बात है। ये आपकी नौकरी की शर्तों, आपकी सैलरी, आपकी छुट्टियां, हर चीज का एक कानूनी दस्तावेज बन जाता है। इसका असर सिर्फ आपकी नौकरी पर नहीं, बल्कि आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी पर पड़ता है। मतलब ये एक तरह से उस अनिश्चितता को खत्म करता है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा थी। बिल्कुल। और इसी औपचारिक पहचान से जुड़ा एक और बड़ा मुद्दा है न्यूनतम वेतन, यानी मिनिमम वेज। पहले तो ये सिर्फ कुछ गिने चुने उद्योगों पर ही लागू होता था। अब क्या बदला है? अब वेतन संहिता 2019 के तहत न्यूनतम वेतन पाना हर कर्मचारी का कानूनी अधिकार बन गया है। हर कर्मचारी का? हाँ, हर कर्मचारी का, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करता हो, संगठित हो या असंगठित। इससे देश के करोड़ों कामगार जो पहले इस कानूनी दायरे से बाहर थे, अब इसके हकदार होंगे। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। न्यूनतम वेतन को लेकर हमेशा ये बहस होती है कि इसे लागू कैसे कराया जाएगा। क्या एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय किया गया है या ये अभी भी राज्यों पर निर्भर करेगा? मतलब जमीन पर इसे लागू करवाने की जो असल चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाएगा? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। कानून में एक फ्लोर वेज, यानी एक राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर तय करने का प्रावधान है। फ्लोर वेज? हाँ, जिसे केंद्र सरकार तय करेगी और कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ न्यूनतम वेतन इस फ्लोर वेज से कम नहीं रख सकती। अच्छा। हाँ, राज्य अपने आर्थिक हालात के हिसाब से इससे ज्यादा वेतन तय कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और रही बात इसे लागू करवाने की, तो यहीं पर पारदर्शिता और डिजिटल व्यवस्था काम आएगी। वेतन का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से एक रिकॉर्ड बनता है और जुर्माने के प्रावधान भी कड़ी किए गए हैं। लेकिन असली चुनौती मानसिकता बदलने की है, जो धीरे धीरे ही आएगी। ठीक है, तो एक तरफ नियुक्ति पत्र से औपचारिक पहचान मिली और दूसरी तरफ न्यूनतम वेतन से एक बुनियादी आर्थिक सुरक्षा। अब उस वर्ग की बात करते हैं जो शायद आज की अर्थव्यवस्था का सबसे नया और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चेहरा है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हाँ, ये बहुत अहम है। चलिए एक काल्पनिक किरदार की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए सुनीता बैंगलोर में एक फूड डिलीवरी पार्टनर है। आज सुबह तक उसकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं थी। इन नए कानूनों से उसकी दुनिया कैसे बदली है? सुनीता की कहानी इन बदलावों के दिल में है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत पहली बार सुनीता जैसे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। पहली बार? जी, पहली बार। ये एक क्रांतिकारी कदम है। अब उन्हें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, ईएसआईसी के तहत स्वास्थ्य सुविधा, विकलांगता कवर और पेंशन जैसे लाभ मिल सकेंगे, जिनसे वे अब तक पूरी तरह से वंचित थे। पर यह होगा कैसे? क्या ये कंपनियां जो उन्हें पार्टनर कहती हैं, कर्मचारी नहीं, अब उनके लिए योगदान देंगी? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक बहुत स्पष्ट व्यवस्था बनाई गई है। जो एग्रीगेटर कंपनियां हैं, जैसे फूड डिलीवरी या कैब सर्विस एप्स,
उन्हें अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% तक का योगदान एक सामाजिक सुरक्षा कोष में करना होगा। 1 से 2%? हाँ, और ये योगदान गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को दिए गए कुल भुगतान के 5% से ज्यादा नहीं होगा। इस पैसे से सुनीता और उनके जैसे लाखों लोगों को एक सुरक्षा कवच मिलेगा। ये एक तरह से इस नई अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना और उसकी जिम्मेदारियां तय करना है। ये सुरक्षा का दायरा सिर्फ नए जमाने के कामगारों तक ही सीमित नहीं है ना, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो दशकों से हमारे वर्कफोर्स का हिस्सा रही हैं, लेकिन अक्सर उनके अवसर सीमित थे। मैं महिला कर्मचारियों की बात कर रही हूँ, उनके लिए क्या खास है? महिलाओं के लिए कई ऐसे प्रावधान हैं जो उनकी कार्यबल में भागीदारी को सीधे तौर पर बढ़ावा देंगे। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब वे अपनी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ रात की पाली में भी काम कर सकती हैं। क्या ये नियम सिर्फ कागज पर ही तो नहीं रह जाएंगे? जमीन पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है? आपकी चिंता जायज है, बिल्कुल जायज है। और कानून सिर्फ अनुमति नहीं देता, वो जिम्मेदारियां भी तय करता है। कैसी जिम्मेदारियां? नियोक्ता को सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, कार्यस्थल पर उचित लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी और दूसरे सुरक्षा इंतजाम करने होंगे। इसके अलावा समान काम के लिए समान वेतन को कानूनी तौर पर और मजबूती से लागू किया गया है और लिंग के आधार पर भर्ती से लेकर प्रमोशन तक किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। और एक बहुत जरूरी बात, हर संस्थान में शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए, अब एक और बड़े वर्ग की बात करते हैं, फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग। हाँ, मान लीजिए एक आईटी प्रोफेशनल है, प्रिया, जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है। ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है। उनके लिए क्या बदला है? प्रिया जैसे फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों यानी एफटीई के लिए बहुत बड़े सुधार हुए हैं। अब उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर ही सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभ मिलेंगे, चाहे वो छुट्टी हो, चिकित्सा सुविधा हो या पीएफ। सब कुछ बराबर? सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं चौंकाने वाला बदलाव ग्रेजुटी को लेकर है। 1 मिनट, ग्रेजुटी? उसके लिए तो पहले 5 साल लगातार काम करना जरूरी था, है ना? कॉन्ट्रैक्ट तो अक्सर 1 या 2 साल के होते हैं। बिल्कुल, यही तो गेम चेंजर है। अच्छा। हाँ, अब एफटीई सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही ग्रेजुटी के हकदार होंगे। 5 साल की शर्त हटा दी गई है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति जो किसा अवधि के प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, उसे भी उसके काम का ये फायदा मिलेगा। इसके पीछे सोच ये है कि कंपनियों को सीधे तौर पर एफटीई रखने के लिए प्रोत्साहन मिले, बजाय इसके कि वे कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कराएं। जहां अक्सर श्रमिकों के अधिकार मारे जाते थे। बिल्कुल। ये प्रिया जैसे प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। और आपने आईटी सेक्टर का जिक्र किया, तो उनके लिए समय पर वेतन को लेकर भी एक खास नियम आया है। हाँ, ये एक ऐसी समस्या थी जिससे कई आईटी और आईटीईएस कर्मचारी जूझ रहे थे। अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हर महीने की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए। हर महीने की 7 तारीख तक? जी, देरी होने पर कंपनी पर जुर्माना लगेगा। ये छोटी सी बात लगती है, पर ये लोगों की मासिक वित्तीय योजना के लिए बहुत जरूरी है। आपने अभी सुरक्षा और अधिकारों की बात की, हाँ। और ये सवाल उन लोगों के लिए और भी बड़ा हो जाता है जो हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, जैसे फैक्ट्रियों, खदानों या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। मान लीजिए कोई रमेश है जो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है। इन संहिताओं में उनके लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020 में रमेश जैसे मजदूरों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक बड़ा कदम यह है कि 40 साल से ज्यादा उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई है। मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच? जी बिल्कुल मुफ्त। ये बीमारी का इलाज करने के बजाय उसे होने से रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो तब? ऐसे मामलों में खतरनाक काम में लगे हर कर्मचारी को एएसआई कवरेज मिलेगा, चाहे उस जगह पर सिर्फ एक ही कर्मचारी क्यों ना हो। सिर्फ एक कर्मचारी होने पर भी? अलावा 500 से ज्यादा कामगारों वाली जगहों पर सुरक्षा समितियां बनाना भी जरूरी होगा, जिसमें मैनेजमेंट और कामगारों दोनों के प्रतिनिधि होंगे। अच्छा। इससे सुरक्षा को लेकर एक साझा जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। ये सब सुनकर तो लगता है कि कामगारों के लिए वाकई एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इतने सारे नए नियम, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा योगदान,
क्या इससे कंपनियों पर, खासकर छोटी कंपनियों पर, अनुपालन यानी कंप्लायंस का बोझ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है और इन संहिताओं को बनाते समय इस संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। असल में इन संहिताओं का एक बड़ा लक्ष्य अनुपालन के बोझ को कम करना भी है। कम करना? वो कैसे? सोचिए, पहले कंपनियों को 29 अलग-अलग कानूनों के तहत कई तरह के रजिस्ट्रेशंस, लगभग 10-12 तरह के लाइसेंसेस और अनगिनत रिटर्न भरने पड़ते थे। ये एक बहुत जटिल और महंगा जाल था। तो अब उसे आसान कैसे किया गया है? अब सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न की व्यवस्था की गई है। मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन, एक ही पैन इंडिया लाइसेंस जो पूरे देश में मान्य होगा और एक ही रिटर्न फाइल करना होगा। इससे प्रक्रिया बेहद सरल हो जाएगी और कंपनियों का समय और संसाधन बचेगा। इसका सीधा मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है, ताकि कंपनियां नियमों में उलझने के बजाय अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान दे सकें। ये तो खासकर MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। बहुत बड़ी राहत, जो अक्सर कानूनी जटिलताओं में ही फंसकर रह जाते थे। और वो जो इंस्पेक्टर राज को लेकर एक डर हमेशा बना रहता था कि इंस्पेक्टर आकर परेशान करते हैं, उसका क्या? सुनने में आया है कि अब इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर कहा जाएगा। हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक नाम का बदलाव तो नहीं? मतलब जमीन पर इस मानसिकता को बदलने में कितनी बड़ी चुनौती होगी, ताकि ये वाकई में एक सुविधाजनक भूमिका हो, न कि सिर्फ एक नया इंस्पेक्टर राज। ये चुनौती बिल्कुल है। सिर्फ नाम बदलना काफी नहीं है, पूरी सोच को बदलना होगा। कानून में अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की भूमिका तय की गई है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर? जी, इसका मतलब है कि उनका मुख्य काम सजा देना या जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना, जागरूकता फैलाना और कंपनियों को नियमों का पालन करने में मदद करना होगा। निरीक्षण अब औचक और वेब आधारित प्रणाली के जरिए होंगे, जिससे मनमानी की गुंजाइश कम हो। अच्छा। बेशक इसे जमीन पर उतारने में समय लगेगा, लेकिन ये एक दंडात्मक रवैये से एक सहयोगी रवैये की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। लेकिन क्या इन सुधारों की कोई आलोचना भी है? क्या ट्रेड यूनियन या कुछ विशेषज्ञ इन्हें लेकर कोई चिंता जता रहे हैं? एक संतुलित नजरिए के लिए ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। कोई भी इतना बड़ा बदलाव बिना बहस के नहीं आता। कुछ ट्रेड यूनियनों ने चिंता जताई है कि कंपनियों के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना और निकालना, यानी हायर एंड फायर को कुछ हद तक आसान बना दिया गया है। उनका तर्क है कि इससे स्थायी नौकरियों में कमी आ सकती है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों का सफल होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि इन्हें जमीनी स्तर पर कितनी ईमानदारी और कुशलता से लागू किया जाता है। चुनौतियां हैं, लेकिन इन कानूनों की दिशा स्पष्ट है। तो अगर हम इन सभी बदलावों को एक साथ देखें, तो ये श्रम सुधार भारत के करोड़ों कामगारों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो सुरक्षा, सम्मान और अवसरों को सबसे आगे रखता है। बिल्कुल, ये एक श्रमिक समर्थक, महिला समर्थक और रोजगार समर्थक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अगर हम आंकड़ों को देखें, तो देश में सामाजिक सुरक्षा का कवरेज 2015 में कार्यबल का लगभग 19% था, जो इन सुधारों की जमीन तैयार होते होते 2025 तक बढ़कर 64% से ज्यादा हो गया है। 19% से 64%। जी, ये नई संहिताएं इस यात्रा को और भी तेज करेंगी, ताकि इसका लाभ देश के हर कोने में हर तरह के कामगार तक पहुंचे। और जाते जाते एक विचार, इन कानूनों का एक बहुत बड़ा लेकिन शायद कम चर्चित उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा लाभों को पूरे देश में पोर्टेबल बनाना है। हाँ, पोर्टेबिलिटी। यानी अगर कोई कामगार एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने जाता है, तो भी उसका PF, ESI और पेंशन खाता उसके साथ चलता रहेगा। जरा सोचिए, जब बिहार का एक प्रवासी मजदूर ये जानता हो कि उसकी स्वास्थ्य बीमा और PF जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं दिल्ली से लेके केरल तक हर जगह उसके साथ रहेंगी, तो ये भारत में काम करने के तरीके और अपने करियर को बनाने की सोच को किस तरह से बदल सकता है। ये शायद सिर्फ एक श्रम सुधार नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे एकीकृत होने का एक नया अध्याय है।